नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS वाई सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज जो क्लास होने वाली है इसमें हम लोग 5 महत्वपूर्ण कलाकारों को पढ़ेंगे। पहला नाम के हैबर का है या हैबर का है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम ए रामचंद्रन का रहेगा, जिनकी आप जानते हैं कि अच्युतम रामचंद्रन नैयर पूरा नाम होता है। लोकप्रिय कलाकार होते हैं, केरला के आंटिंगल में जिनका जन्म होता है और जिनकी अच्छी रचना ययाति है। ययाति चित्र श्रृंखला हो, काली पूजा हो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कलाकार होंगे वो माधव सातवेलकर होंगे। तो माधव सातवेलकर को पढ़ेंगे हम लोग। और उसके साथ जो चौथा इम्पोर्टेंट नाम होगा वो चौथा नाम आपके स्क्रीन पे है, सहवाग चावड़ा का। क्या रहेगा? सहवाग चावड़ा का रहेगा। और जो पांचवा नाम हमने बताया वो NS बेंद्रे का होगा। पांचवा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे रहेंगे। इन्हें हम लोग पढ़ेंगे, जिनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 1910 के आसपास होता है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को भारतीय संविधान के जो है जन्मदाता और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। क्लास में पहला नाम के हैबार का दिया गया। 1912 में जन्म और 96 में जिनकी मृत्यु होती है। कृष्ण केंटागिरी हैबर का जो जन्म है 1912 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटीगेरी में हुआ था। किशोरावस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र जो है वो सरस्वती की प्रतिकृति अपने घर की दीवार पे देखे और उस पर जो है उकेरने से उनमें चित्रकला की सीख उत्पन्न हो जाती है, यानी ये चित्रकला करना जान जाते हैं। किसकी रचना थी? रवि वर्मा की रचना थी। कौन सी रचना? सरस्वती की प्रतिकृति। माँ सरस्वती की रचना आप देखेंगे, माँ सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, गणेश हो, ये ज़्यादातर रचनाएं जो हैं रवि वर्मा की तैलीय रचना है और ज़्यादातर घरों में आपको दीवारों पर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए रवि वर्मा को भारत में कैलेंडर कला का जन्मदाता माना जाता है। कैलेंडर, कहीं कैलेंडर तो कहीं कैलेंडर लिखा मिलता है, कैलेंडर। तो कैलेंडर कला का जन्मदाता होता है। कई जगह आधा ना होता है, कहीं आधा डा होता है, जैसा भी है कुल मिला के बस या रवि वर्मा कैलेंडर कला के जन्मदाता होते हैं। ज़्यादातर घरों में आपको इनकी प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। अगला पॉइंट आता है मित्रों कि मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए हैबार ने फोटोग्राफर के रूप में, रिटचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया है और जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया 1939 ईस्वी में। और इसी संस्थान में अध्यापक भी नियुक्त हो गए। जो आप अध्यापक की आज तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से पढ़े हों वहीं आपको पढ़ाने को मिल जाए, कितना बढ़िया संयोग होता है। तो ऐसा कारनामा रवि वर्मा के साथ हो, रवि वर्मा नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम? के हैबार। तो के हैबार के साथ ऐसा हो चुका है कि के हैबार जी जहाँ पढ़े हैं वहीं पढ़ाए हैं। ये बहुत अच्छी बात थी। आगे अगर हम लोग बात करें तो के हैबार का पूरा नाम पूछा जा रहा है। कांटागिरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम होता है। और के हैबार लोक कला से प्रभावित भी रहे हैं। और आप जानते हैं लोक कला पे आधारित शैली आपकी कौन सी होती है? तो बसोहली शैली आपकी लोक कला पे आधारित शैली मानी जाती है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि के हैबार ने अपनी कर्मस्थली कहाँ बनाया? तो अपनी कर्मस्थली मुंबई ही बनाए। के हैबार के चित्रों पे कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? तो जैन, मुगल, राजपूत शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, यानी परिलक्षित होता है। हैबार ने वर्ष 1949 में जूलियन एकेडमी पेरिस में चित्रकला का अध्ययन भी करने गए थे। के हैबर के अंतिम दिनों का चित्रण जो है वो रेखात्मक रहा है। हैबार का प्रसिद्ध चित्र मुर्गा की लड़ाई जो है ये तैलीय रचना है और वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ी अच्छी रचना मानी जाती है। के हैबर पश्चिमी कलाकार पाल गोंगवा और उसके साथ पाल सेजान और पाल गोंगवा से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं।
के हब्बार को 3 बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है। शायद एक बार इसे हम पढ़ा चुके हैं के हब्बार को, पढ़ाने तो इसे 5 बार हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें हमें लग रहा है एक बार हम पढ़ा चुके हैं। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हब्बार की कला शैली में एक विशिष्ट लयात्मकता जो है दृष्टिगत होती दिखाई देती है। और क्या है, गांव के त्योहारों के वैभव और बहुरंगी लोक सांस्कृतिक की अमिट प्रभाव को जो है हब्बार की कला पर परिलक्षित होता बताया जाता है। उसके साथ हब्बार को भारत सरकार द्वारा 1961 में पद्मश्री दिया जाता है और 1989 ईस्वी में पद्म भूषण प्राप्त किया जाता है, यानी पद्म भूषण दिया जाता है। जो हब्बार की अच्छी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध चित्र हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आता है बैगर रचना, कृष्णदा चेरिएटर रचना, मार्केट रचना, पिकॉक रचना, एलिफेंट रचना, कोरेंड एट नाइट रचना, द वीणा रचना, काक फाइट रचना, हंगरी शोल रचना, वर्कर्स रचना, पॉन्ड रचना, रिक्शा पुलर रचना, द तमाशा फोक डांस रचना, फेस्टिवल इन असलम की बात हो ऐसी रचना, फ्लड रचना, द फॉरेस्ट की बात हो, रॉकेट सीरीज आदि जो रचनाएं हैं ये अच्छे अच्छे चित्र जो है के हब्बार के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये थी हब्बार की बात। 1996 में हब्बार जो है अंतिम सांस लेते हैं, 1996 में जो है अंतिम सांस लेते हैं, तो 1996 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 12 में जन्म, 96 में मृत्यु, यानी लगभग ये कितने साल, 74-75 साल की जो है आयु चलते हैं। ये तो बात के हब्बार की होगी, कर्नाटका वाले के हब्बार। आगे बात करें नारायण श्रीधर बेंद्रे की, तो एन एस बेंद्रे की अगर बात करते हैं 1910 में जन्म, 92 में इनकी मृत्यु होती है। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म खूब पूछा जाता है कहाँ पे हुआ, तो 1910 में इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। बाल्यकाल में चेचक के प्रकोप से बेंद्रे का एक आंख जो है दृष्टिहीन हो जाता है। बेंद्रे ने स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट्स इंदौर में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से कला का अध्ययन प्राप्त किया। यही दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जो है इंदौर में किसको शिक्षा ग्रहण कराते हैं, एक और कलाकार होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, भारत के पिकासो कहे जाते हैं, M.F. हुसैन उनका नाम होता है, M.F. हुसैन उनका नाम होता है, तो उन्हें भी ये कला की शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है 1934 का। 1934 में कब, 1934 में आपने मुंबई से गवर्नमेंट आर्ट डिप्लोमा भी किया है। बेंद्रे ने कश्मीर गवर्नमेंट्स विजिटर्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं भी दी हैं और 1950 ईस्वी में बेंद्रे ललित कला संकाय महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष और चित्रकला पद पे भी नियुक्त हुए हैं। तो ये पूछा जाता है कहाँ पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी, तो इन्होंने ललित कला अकादमी संकाय और उसके साथ महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय में भी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन कौन रहे, तो आप देखेंगे तो ज्योति भट्ट का नाम आएगा, त्रिलोक कौल का नाम आएगा, शांति दवे का नाम आएगा, J.R. संतोष का नाम आएगा, रतन परामू का नाम आएगा और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम भी आपको बेंद्रे के शिष्यत्व के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे के बहुत सारे शिष्य होते हैं। एन एस बेंद्रे ने प्रारंभिक समय के चित्रों में वास और ग्वास तकनीकी में कार्य किया है। और आगे बात करते हैं, बेंद्रे ने बिंदुवादी पद्धति, कैसी बिंदुवादी पद्धति में रंगों का प्रयोग किया, जिसमें चौड़े तूलिका आघातों में टोन, रंग और टेक्सचर प्रदान करने के लिए बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए जो सांस्कृतिक दल हैं उसमें बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है। उसके साथ बेंद्रे की कला पे मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव भी खूब ज़्यादा दिखाई देता है। बेंद्रे ने फ्रेंच कलाकारों में गोंगवा और मातिस की छितरई, द्रुत विकर्णता और सेंजा से गहरा आभास का भेदक दृष्टिगोचर प्राप्त होता है। बेंद्रे ने न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता भी प्राप्त की है, तो न्यूयॉर्क से भी ये जाके ग्राफिक कला को सीख के आए हैं। मुंबई की गली कूचों और बाज़ारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बनने वाले हैं, इस पे इन्होंने कार्य किया है। बेंद्रे के चित्र संयोजन में क्यूबिस्टिक कार्यों में मानवाकृतियाँ और स्टिल लाइफ जैसे प्रमुख हैं और जो गगनेन्द्र ठाकुर के चित्रों जैसे आप दिखाई देते हैं। मित्रों, यहाँ जैसे क्यूबिस्टिक शब्द आता है तुरंत समझ जाना कि ये घनवाद का बात हो रहा है, घनवादी। तो घनवादी चित्रों में भारत के पहले कलाकार होते हैं आपके गगनेन्द्र ठाकुर जी। गगनेन्द्र ठाकुर जी हैं, उनके मानव कृतियों का दृश्य जो दर्शाया गया है उसमें नारायण श्रीधर बेंद्रे ने भी थोड़ा बहुत काम इस पर किया है। तो याद रखना, जब आपका ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपका काम यहाँ से भी बन सकता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट कह रहा है सन 1941 में बेंद्रे की उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक भी इन्हें दिया जाता है। तो स्वर्ण पदक कब मिलता है? 1941 में मिलता है। किसके लिए? एक बढ़िया रचना के लिए।
1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी से भी नवाजा जाता है किसको, एन.एस. बेंद्रे को, एन.एस. बेंद्रे को। और इसी वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी ये चुन लिए जाते हैं। तो 1946 में क्या होता है, 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। कौन, नारायण श्रीधर बेंद्रे। सन 1986 ईस्वी में आपको कालिदास सम्मान और शांति निकेतन का अवन गवन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये पूछा जाता है अवन गवन पुरस्कार से नारायण श्रीधर बेंद्रे कब जो है सम्मानित किए गए, तो 1986 आपको याद रखना होगा। क्यों, क्योंकि आपको 148 का सपना सजोया है, एक योग्य शिक्षक बनना है, उत्तर प्रदेश में सरकारी मास्टर का सपना सजोया है 4600 पे स्केल वाले का, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा। कुछ अच्छी रचनाएं, जैसे अच्छे जो है आपको चित्र याद रखने होंगे एन.एस. बेंद्रे के, तो ये मित्रों आप अच्छे से याद रखना। सौराष्ट्र के बारवाड़ आपको याद रखना है, सूर्यमुखी का फूल याद रखना है, कंधे पर बच्चा हो, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग के चाय बगानों में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाला का ग्रामीण, हरी की बेड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओमकारेश्वर आदि जो रचनाएं हैं आपकी ये एन.एस. बेंद्रे की हैं, एन.एस. बेंद्रे की हैं। तो आपको याद रखना होगा नाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो प्रमुख चित्रण है, जन्म आप जानते हैं इंदौर मध्य प्रदेश में होता है, मृत्यु इनकी 1992 में हो जाती है। 1992 में एन.एस. बेंद्रे की मृत्यु होती है और 1996 में के हेब्बर की आपने अभी देखा था कि 1996 में उनकी मृत्यु हुई है। आगे बात करें अगला कलाकार सहवाग चावड़ा के बारे में बात करेंगे। सहवाग चावड़ा की अगर बात करते हैं मित्रों, इनका जन्म जो है गुजरात के नवसारी कस्बे में एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई और कला को उच्च शिक्षा की अगर बात करते हैं तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से आपने प्राप्त की है। सहवाग चावड़ा सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट के अध्ययन वृत्ति प्राप्त करके कला की शिक्षा को लेने में यूरोप चले जाते हैं। आपके व्यक्ति चित्रण की अगर बात करते हैं तो भूरी चट्टान पे उत्कीर्ण है, भूरी चट्टान पे आपके व्यक्ति चित्रण उत्कीर्ण है। काष्ठ खुदाई, लिथियोग्राफी जो है नष्ट प्रिय चित्रों का पुनर्जीवन देने में दक्षता आपने प्राप्त कर रखी है। आप भारत भ्रमण और दक्षिणी पूर्वी एशियाई जिसमें बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया की यात्राओं में अंग विन्यास से अत्यधिक प्रभावित भी हुए। नृत्य कला में दक्ष युवती से जो है विवाहोपरांत सहवाग चावड़ा की जो कला है वो नवीन मोड़ में आ जाती है। जब शादी हो जाती है नृत्य कला की गायिका से, उसके बाद इनका जो है कला की ओर और थोड़ा झुकाव हो जाता है। गुजरात के निवासी रहे, याद रखना पारसी परिवार के रहे। नृत्य की विविध मुद्राओं, खजुराहो, एलोरा और सांची की शास्त्रीय मूर्तियों का भाव भंगिमा आपने रेखाओं में बांधने की एक श्रृंखला को तैयार करने का काम सहवाग चावड़ा का रहा। आपने सभी माध्यमों का प्रयोग किया किंतु टेम्परा में आपकी अत्यधिक रुचि रही। स्याही से निर्मित चिदंबरा मंदिर है, क्या स्याही से निर्मित चिदंबरा मंदिर में नृत्य भंगिमाओं का रेखांकन अपने अद्वितीय तरीके से किया गया है। प्रमुख चित्र की अगर बात करते हैं तो प्रमुख चित्रों में जो सहवाग चावड़ा ने बनाया हेड रचना है, म्यूजिशियंस है, फोक डांस गुजराती 3 है। और 3 डांसर्स की बात हो, मेन ऑन द जो पावरमेंट है, उसके बाद इवनिंग है, वुमेन एट हर टॉयलेट, भारतनाट्यम क्लास है, ट्राइबल डांस है, 3 ट्राइबल मेन है, मिरेकल ऑफ मेलोडी टाउन एस्केप है और उसके साथ कल्चर इन डेप्थ है। कल्चर इन डेप्थ रचना भी आपके सहवाग चावड़ा की है। तो आपको याद रखना होगा, क्यों, क्योंकि मित्रों आपने सपना सजोया है, उसे पूरा करना है। केवल सजोने से कुछ नहीं होता है, उस पर काम भी करना होता है, उस पर अमल भी करना होता है। जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और बार बार बाधाओं से लड़ना और उसे निखर करके सामने आना और अपना रिजल्ट दिखाना ही आपका क्या होता है, लक्ष्य होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आपको अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ेंगे। ए रामचंद्रन के बारे में देखेंगे। अच्युतम रामचंद्रन नैयर इनका पूरा नाम होता है ए रामचंद्रन का। और ए रामचंद्रन का जो जन्म है अंतिंगल में होता है, केरला में। केरला में एक कलाकार का और जन्म होता है जो भारत का पहला क्या है, तैलीय रचनाकार है, रवि वर्मा। 1960 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लेकर के कला की शिक्षा के तत्पश्चात केरल के भित्ति चित्रों में शोध का कार्य भी आपने पूर्ण कर लिया। बाल साहित्य चित्रण हेतु जापान में नोमो पुरस्कार भी आपको मिल जाता है। ए रामचंद्रन मूलतः आकृति मूलक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ए रामचंद्रन पे विशाल कलाकृति ययाति, ये खूब पूछा जाता है। ययाति चित्र श्रृंखला की भित्ति जो है ये 7x7 फीट है, 7x60 फीट है। इतनी लंबी चौड़ी रचना आपने ययाति बनाई, जो इस समय सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। ए रामचंद्रन ने पुराकाथाओं, आदिवासियों, समुदायों और केरल के भित्ति चित्रों में तत्वों को प्रेरित करने का चित्रण भी किया है।
और इनसे आपने कुछ सीखने का काम किया। आपने त्रयामी माध्यम में कांस्य मूर्ति शिल्पी बनाए। इस क्षेत्र में रामचंद्रन बैज से अत्यधिक प्रभावित भी रहे। आपको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा सन 2002 ईस्वी में कला रत्न से अलंकृत भी किया गया है। सन 2003 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार से भी आपको जो है सम्मानित किया गया। किसको? ये रामचंद्रन को। और भारत सरकार द्वारा आपके कला की उपलब्धियों है 2005 ईस्वी में पद्म भूषण जो तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है उससे अलंकृत भी किया गया। आप जानते हैं पहला भारत रत्न होता है, दूसरा आपका पद्म विभूषण होता है, तीसरा आपका पद्म भूषण होता है। तो 2005 में भारत सरकार आपको पद्म भूषण देती है ये रामचंद्रन को। इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियों की बात करते हैं तो काली पूजा खूब पूछा जाता है मित्रों। ये काली पूजा हो, मशीन हो, एनकाउंटर आजकल बहुत चर्चा में है। आप जानते हैं असद का एनकाउंटर हुआ है, उसके साथ कोई और एक जो है गुड्डू मुस्लिम नहीं, कोई एक और एनकाउंटर हुआ है पुलिस के द्वारा। तो एनकाउंटर रचना रामचंद्रन ने उस टाइम भी बनाई थी। एंड ऑफ यादवाद सीरीज ऐसी रचना भी रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई। ययाच श्रृंखला के लिए बहुत फेमस है, बहुत पूछी जाती है। उर्वशी रचना भी इनकी पूछी जाती है। पूर्वाज एंड लोटस पॉन्ड की अगर बात होती है, ऐसी रचना भी किसकी है? तो ए रामचंद्रन साहब की है। ए रामचंद्रन जिनकी ययाति श्रृंखला इतनी फेमस है कि कुछ कहना ही नहीं है। तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। मित्रों याद रखना, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आराम से आगे बढ़ना है। हो सके तो थोड़ा बहुत सॉरी बोल देना, माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माफ़ी मांगने से कभी आपकी इज्जत नहीं घटती है, बल्कि ये पता चलता है कि आप जो है सम्मान बना करके, समझौता कर करके समाज को एकजुट करने के लिए माफ़ी मांग लिए। बाकी कभी अगर आपके ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि छोट मुँह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि इससे बड़ा कुछ बात बोलूँ, इसलिए आप सब समझदार हैं, आप सब अपने आप में एक योग्य शिक्षक हैं, उस पर आप काम करिएगा। बहुत जल्द हमारे जो है पढ़ाने का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है प्रतिक्रियाएँ दर्ज की हैं और उस पर बदलाव भी होना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम है, तो बदलाव होना भी चाहिए। ठीक है, कुछ नए अंदाज में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माधव सातवेलकर का जन्म कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। माधव सातवेलकर ने पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमी पद्धति का जो है भारतीय विषयों के अनुकूल चित्रण का कार्य किया है। कला की शिक्षा के लिए आपने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में प्रवेश लिया है। यूरोप प्रवास के दौरान लंदन में स्लड स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1 वर्ष तक आपने अध्ययन का कार्य किया है। यूरोप तथा अफ्रीका की यात्रा से जो इनकी कला है उसमें पर्याप्त निखार आता है और अफ्रीकी जीवन पर आधारित इनके चित्र बड़े ही आकर्षक बताए जाते हैं। आपने आरंभिक चित्रों में जल रंग का प्रयोग खूब किया है। माधव सातवेलकर की कला पर वान गॉग हैं, देंगवा हैं, हेनरी मूर हैं, इनका भी प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। 1954 ईस्वी में आपने बम्बई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की और 1962 से 68 तक यही आपके चेयरमैन भी बने रहे। तो बम्बई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 54 में किसने की है? आपको याद रखना होगा, माधव सातवेलकर के द्वारा की जाती है। और इसके चेयरमैन कब बनते हैं? तो 62 से 68 तक जो है माधव सातवेलकर जो है इसके चेयरमैन बनते हैं, लाहौर पाकिस्तान वाले। आगे बात करते हैं माधव सातवेलकर के जंजीबार, केन्या पर्वत, किलिमंजारो पर्वत और राइन प्रपात के दृश्य चित्र बहुत ही सुंदर बताए जाते हैं। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं, युगांडा की स्त्री खूब पूछा जाता है किसकी रचना है? तो आपको याद रखना होगा माधव सातवेलकर की है। हालांकि रचनाएं बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, लेकिन इनकी भी है। रास्ते में नारी मिलन रचना किसकी है? तो वहाँ भी आपको माधव सातवेलकर का नाम याद रखना होगा। अफ्रीकी बाजार की बात होती है तो अफ्रीकी बाजार भी बहुत अच्छी रचना है माधव सातवेलकर की। बेल्जियम कांगो में स्त्रियाँ और टोकरियों वाली अगर ऐसी दृश्यों की बात करते हैं तब भी आपको माधव सातवेलकर का नाम याद रखना होगा, जिनका जो है लाहौर पाकिस्तान में 1915 में जन्म होता है। 1915 में माधव सातवेलकर का जो जन्म है लाहौर में हुआ और इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज ये आपके लगभग 5 महत्वपूर्ण कलाकार थे जिनको पढ़ाने का काम रहा। हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि आपने सपना सजोया 148 फतेह करने का। उसके लिए मित्रों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 आपको फतेह करना है और ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। बाकी अगर कोई शकवा गिला है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा और आपको उससे जुड़ा हुआ सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।